अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? खैरियत से हैं? आज हम दोबारा हाजिर हैं मेडिकल बिलिंग के हवाले से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, एक नई जो हमारी चीज़ें रहती थी मेडिकल बिलिंग के हवाले से, डिनायल मैनेजमेंट की। आज हम उन पे बात करेंगे कि डिनायल मैनेजमेंट क्या है और डिनायल मैनेजमेंट के अंदर जब हम डिनायल क्लेम्स को हैंडल करते हैं तो किस तरह से करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डिनायल मैनेजमेंट। डिनायल मैनेजमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर कंपनी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अहमियत और सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल जाना जाता है। इसके अंदर हम ऐसे ऐसे क्लेम्स पे काम करते हैं जो या तो डिनाइड होते हैं या फिर उनके ऊपर बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता इंश्योरेंस की तरफ से। फर्ज करें एक क्लेम हमने सबमिट किया 1/1/2026 को और अब तक अप्रैल तक इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ना कोई ईओबी वसूल हुई है, ना कोई ईआरए वसूल हुई है, ना कोई पेमेंट वसूल हुई है, ना कोई डिले लेटर आया है, ना कोई पेंडिंग लेटर आया है। तो अब जो डिनायल मैनेजमेंट है वो ऐसे क्लेम्स पे काम करती है जिनका या तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया होता कि उनका करंट स्टेटस क्या है, या फिर वो क्लेम जो डिनाइड होते हैं किसी भी वजह से। लाखों करोड़ों रीजंस हैं, मुख्तलिफ रीजंस हैं कि जो क्लेम्स होते हैं ये डिनाइल्स हो जाते हैं और होते रहते हैं। अच्छा, अब ये डिनाइल होना बड़ी बात नहीं है, डिनाइल को रिजॉल्व करना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहम समझा जाता है। अब सबसे पहली बात यह कि अगर कोई क्लेम डिनाई है और हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि वो डिनाई क्यों है। फर्ज करें एक जो क्लेम है वो IME का टफ की वजह से डिनाइड है, IME। अब ये जो डिनाइल होता है ना, ये होता है नो फॉल्ट क्लेम के अंदर। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, असल बेसिक जो चीज है कि यूएसए में, जैसे पाकिस्तान में भी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, यूएसए में भी एक्सीडेंट हो गया, दो लोगों की आपस में टक्कर हो गई। अब देखना ये होता है कि इन दोनों में से ए और बी, इन दोनों में से ये जो टक्कर हुई है, ये जो एक्सीडेंट हुआ है, इन दोनों में से कसूर किसका है। अगर कसूर ए का है तो इसकी जो इंश्योरेंस है वो बी को कवर करेगी। अगर कसूर बी का है तो जो बी की इंश्योरेंस है वो ए को भी कवरेज देगी। मतलब जो भी चोटें वगैरह आई हैं, जो भी बॉडी इंजर्ड हुई है, जो भी इंजरी आई है, उसके लिए एक्सीडेंट में जिस पार्टी का कसूर होगा, जिस पार्टी की गलती होगी, जिस पार्टी की मिस्टेक होगी, उसकी इंश्योरेंस सामने वाले पर्सन को, सामने वाली पार्टी को इंश्योरेंस जो है वो कवरेज देगी। अब होता क्या है, फर्ज करें ए का कसूर है और बी ने कवरेज लेनी है। अब बी को बॉडी इंजरी है या कोई ऐसी चीज आ गई है जिसके लिए उसको हेल्थ कवरेज की नीड है। अब ये जो है रेगुलर किसी भी हॉस्पिटल से अपनी कोई फ्रैक्चर आ गया है या कोई मोच आ गई है, कोई ज्यादा जख्म आ गए हैं, बार बार पट्टी की जरूरत है, या ज्यादातर ये होता है कि फिजिकल थेरेपी के सेशन की जरूरत होती है, या कोई शख्स ज़हनी मरीज बन जाता है तो उसको साइकोलॉजिस्ट के सेशन की जरूरत होती है। तो इस तरह मुख्तलिफ इंजरी होती है जिसके लिए हमें रेगुलर जो है वो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अब एक मंथ में आप लगाएं कि 12 विजिट जो है ये हमें करने पड़ सकते हैं एक पेशेंट को डॉक्टर के पास। अब होता क्या है, बेसिकली ये जो पेशेंट होता है जो विजिट कर रहा होता है, इसकी अपनी जाती इंश्योरेंस इसको कवर नहीं कर रही होती, इसको वो इंश्योरेंस कवर कर रही होती है जिस बंदे ने इसके साथ एक्सीडेंट किया था। मतलब अब ये बी पार्टी है तो जो ए पार्टी थी जिसने टक्कर दी थी, इसकी इंश्योरेंस बी पार्टी को कवरेज दे रही थी। अब बी पार्टी के जितने विजिट हैं वो सारे के सारे जो ए पार्टी की इंश्योरेंस थी वो कवरेज दे रही थी। अब यहां पे उन्होंने एक लिमिट रखी हुई है। वो समझते हैं कि जब किसी इंसान की अपनी इंश्योरेंस नहीं होती तो वो अनलिमिटेड जो है ना वो ट्रीटमेंट की तरफ चला जाता है। वो कहता है बस मुझे जो है ना ये ट्रीटमेंट मिलता रहे क्योंकि मुफ्त है। जब मुफ्त माल कहीं पे भी मिल रहा हो तो कोई भी नहीं छोड़ता। तो यूएसए में भी कुछ इस तरह की सिचुएशंस आती रहती हैं। तो नो फॉल्ट क्लेम, बेसिकली इसका अपना मतलब क्या है, नो फॉल्ट।
बिना कसूर, बगैर गलती, बिना मिस्टेक, ये ऐसा केस होता है जिसमें केस टाइप नो फॉल्ट हो। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये ऑटो क्लेम है, इसके अंदर इस पर्सन की गलती नहीं है बल्कि किसी और पर्सन की गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ। अब जिसकी गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ है उसकी इंश्योरेंस इसको कवरेज दे रही है। अब इसने विजिट लेना स्टार्ट कर दिए, फर्ज करो कोई मोच आ गई, कोई ऐसी फ्रैक्चर इंजरी आ गई या कोई सर्जरी हो गई, बाद में उसको साइकोलॉजिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेगुलर जो है वो ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब जाहिर है उसकी अपनी इंश्योरेंस कवरेज नहीं कर रही, तो वो वीक में 3 विजिट जो है वो कर रहा है, पर वीक 3 विजिट। अब जो सेकंड पार्टी होती है जिसकी असल इंश्योरेंस कवरेज दे रही होती है, वो क्या करती है, वो स्टार्ट में तो कवरेज देती है, बिला रोक टोक कवरेज देती रहती है। फिर होता क्या है कि एक वक्त ऐसा आता है कि जो ए पार्टी की इंश्योरेंस होती है ना, वो इस पेशेंट को अपने पास बुलाती है और IME कंडक्ट करवाती है। IME का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। क्या मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी पेशेंट को बुलाएगी, वो अपने पास मौजूद डॉक्टर के सामने इसको बिठाएगी और इसको कहेगी कि आप चेकअप करवाओ, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हें जो इंजरी एक्सीडेंट में हुई थी उसके लिए मजीद ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं है। इस बात का तयन करने के लिए वो पेशेंट को अपने पास बुलाते हैं और इस बुलाने को कहते हैं IME, इंडिपेंडेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। ये हम एक स्पेसिफिक डिनाइल पे बात कर रहे हैं जो कि नो फॉल्ट क्लेम है, जो डिनाइल मैनेजमेंट में फॉल करता है, जो डिनाइल मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करता है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि एक नो फॉल्ट क्लेम है, उसके IME का टफ लग गया है। अच्छा, अब क्या होता है, अब एक्सीडेंट हुआ था दिसंबर 2025 में, अब इलाज जारी है अप्रैल तक, जैसे अभी अप्रैल का मंथ है। अब क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी IME के लिए पेशेंट को बुलाएगी, वो एक डेट तय करेगी कि किस डेट को पेशेंट को IME के लिए बुलाना है। फर्ज करें वो पेशेंट को कहती है कि आपने 1 मई को 2026 को हमारे पास आना है और आपका IME जो है ये परफॉर्म होगा, मतलब इंडिपेंडेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी का डॉक्टर होगा वो इस शख्स का ट्रीटमेंट का जायजा लेगा, डॉक्यूमेंट चेक करेगा, सिचुएशन चेक करेगा, हालत चेक करेगा। वो ये डिसाइड करेगा कि मजीद नो फॉल्ट जो बेनिफिट है, जो नो फॉल्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है पेशेंट को, ये मजीद जारी रहेगा या नहीं रहेगा। अब जब भी पेशेंट IME के लिए जाता है, ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं उनका IME के ऊपर जो दूसरी पार्टी की तरफ से ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है वो स्टॉप हो जाता है। अब यहां पे एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इस डिनाइल पे फॉल करती है, जो सबसे ज्यादा इस डिनाइल पे एग्जिस्ट करती है, अब 1 मई को IME कंडक्ट हुआ। इंश्योरेंस का जो प्रोवाइडर था, इंश्योरेंस का जो डॉक्टर था, उसने कहा कि इस पेशेंट को मजीद इलाज की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसको 15 मई 2026 तक मजीद 15 दिन की मोहलत देते हैं। 15 दिन मजीद ये अपना ट्रीटमेंट ले ले, इसके बाद अगर ये ट्रीटमेंट लेता है तो जो हमारी इंश्योरेंस है ये कवर्ड नहीं करेगी, कवर्ड नहीं करेगी, ठीक है, नॉन कवर्ड हो जाएगी। अब IME का टफ जो लगा वो लगा 15 मई 2026 को। पेशेंट कब आया था? 1 मई को इंश्योरेंस कंपनी ने अपने पास बुलाया, उसने IME इंडिपेंडेंट मेडिकल एग्जामिनेशन अपने डॉक्टर से इस पेशेंट का चेकअप करवाया कि पेशेंट की चूंकि अपनी इंश्योरेंस नहीं है, वो तो धड़ाधड़ आ रहा है और फिजिकल थेरेपी के सेशन ले रहा है या साइकोलॉजिस्ट के सेशन ले रहा है, या और जैसे दांत का मसला बन गया तो वो डेंटल के सेशन ले रहा है। तो अब वो कहती है कि यार हमें चेक करवाना चाहिए कि पेशेंट को वाकई ट्रीटमेंट की जरूरत है या वो वैसे ही बस ट्रीटमेंट ले ही जा रहा है। अब जब IME कंडक्ट होता है तो उसमें पेशेंट को प्रूव करना होता है कि उसको मजीद इलाज की जरूरत है या नहीं है। डॉक्यूमेंट भी चेक होते हैं, मरीज की जो सिचुएशन होती है वो भी चेक होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर जो 90% जो केस होते हैं
उसमें इंश्योरेंस कंपनी आईएमई कट ऑफ लगा देती है। जिस डेट को आईएमई परफॉर्म होता है उससे 15 दिन बाद जो है ना वो कट लगा देती है। वो कहती है कि इस डेट के बाद हम कोई भी इस पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो कवर्ड नहीं करेंगे, यहां पे हम स्टॉप कर देंगे। अब होता क्या है, असल जहां पे डिनाइल को समझना है कि ये अगर आईएमई का कौन सा डिनाइल अगर आ जाए तो हमने रिजॉल्व 110% करवाना है। अब देखो 1 मई को पेशेंट जो है ना वो आईएमई के लिए भी गया था और 1 मई से 15 मई के दरमियान उसने 5 विजिट किए, जो कि 2 मई, 7 मई, 9 मई, 11 और 14 मई। अब उसने 1, 2, 3, 4, 5 विजिट किए हैं। कब विजिट किए हैं? कट ऑफ लगने से पहले, जिस डेट को उसको मोहलत दी गई थी उससे पहले उसने 5 विजिट कर लिए हैं। अब मेडिकल बिलर के पास जब ये बिल आए या ये क्लेम आए या इनके सुपर बिल आए, वो बिल भेजने में थोड़ा लेट हो गया। जैसे हमारे पास टाइम होता है वर्कर कॉम के लिए 90 डेज का टाइम होता है कि हम 90 डेज में क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को भेज सकते हैं, या नो फॉल्ट के जो क्लेम होते हैं ये हम 45 डेज में इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम लाजमी भेजना होता है। ये इसकी मिनिमम जो है ना टाइमली फाइलिंग लिमिट है, और ये जो वर्कर कॉम है उसकी 90 डेज है। अच्छा, अब होता क्या है, पेशेंट आया था 2 मई को, 7 मई को, 9 मई को, 11 मई को और 14 मई को। अब जो क्लेम भेजा गया इंश्योरेंस कंपनी को 2, 7, 9, 11 और 14 का, ये भेजा गया था 15 मई के बाद, 15 मई 2026 के बाद, आफ्टर। अब इंश्योरेंस कंपनी ने चूंकि 15 मई का कट ऑफ लगाया था, उसने कहा कि खोल चल। अच्छा, उसने 15 मई का कट ऑफ लगाया था। उसने क्या कहा था, ये असल ये बात समझने वाली है इस डिनायल रीजन में, कि अगर आप वर्कर कॉम या नो फॉल्ट पे काम कर रहे हैं और आप डिनाइल मैनेजमेंट में हैं और आपके पास आईएमई कट ऑफ का 100 डिनाइल्स आएंगे, नो फॉल्ट में आता ही ज्यादातर आईएमई का डिनाइल है। जब भी आता है, जब भी नॉन कवर्ड की तरफ जो है ना वो ट्रीटमेंट प्लान जाता है, तो आईएमई कट ऑफ का डिनाइल आना स्टार्ट हो जाता है। अब इसको रिजॉल्व कैसे करवाना है, वो डिनाइल, वो क्लेम जो 15 मई से पहले परफॉर्म हुए थे, वो डेट ऑफ सर्विस जो 15 मई से पहले एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को जो क्लेम था वो 15 मई के बाद सेंड हुआ। वो 15 मई के बाद जब गया तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, उसने 10NF, ये डिनाइल होता है, ये डिनाइल कोड है या डिनाइल टर्म है, उसने आईएमई का कट ऑफ लगा दिया। उसने क्या कट ऑफ लगाया, उसने अब वहां पे एआई काम कर रहा है या कोई पर्सन काम कर रहा है या चैट जीपीटी इस चीज को हैंडल कर रहा है। हो सकता है ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियों ने अब एआई को जो है ना इन्वॉल्व कर लिया है कि वो क्लेम को स्क्रब करते हैं, चेक करते हैं कि क्लेम की नोयत क्या है, प्लान की नोयत क्या है, उसमें पेशेंट डेमोग्राफिक क्या ठीक है या डॉक्टर के डेमोग्राफिक ठीक है या नहीं है, या जो जिसने मतलब ट्रीटमेंट लिया है और जिसने ट्रीटमेंट दिया है और जिस जगह पे बैठ कर ट्रीटमेंट दिया गया है, इन तीनों चीजों के डेमोग्राफिक ठीक है या नहीं है, ये ज्यादातर क्लियरिंग हाउस भी चेक करता है और एआई सिस्टम भी चेक करते हैं। अब होता क्या है, 15 विजिट हुए 15 मई से पहले, 5 विजिट हुए, क्लेम सेंड हो गए 20 मई को इंश्योरेंस कंपनी को। अब इस पे कट ऑफ लग गया। कट ऑफ के अंदर एक डिटेल आई, एक डिनाइल की रीजन आई हमारे पास ईओबी के अंदर। उसमें लिखा हुआ था कि फर्ज करो डॉक्टर XYZ ने 1 मई को आईएमई परफॉर्म किया, इंडिपेंडेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। उसने ये तय किया कि 15 मई तक हम इलाज की जो कवरेज है वो जारी रख रहे हैं और 15 मई के बाद जो है हम इसको स्टॉप कर देंगे। अब चूंकि हमने क्लेम 15 मई के बाद भेजा था, तो उन्होंने क्या किया, जो नॉन कवर्ड जब उन्होंने स्टॉप लगाया था वो उन्होंने उन क्लेम्स के ऊपर भी लगा दिया जिसकी डेट ऑफ सर्विस 15 मई से पहले एग्जिस्ट कर रही थी। अब होता क्या है, हम इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करेंगे। सबसे पहले तो हम इंश्योरेंस कंपनी से ये पूछेंगे कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस डिनाइल रीजन, कि डिनाइल रीजन असल क्या है या करंट स्टेटस क्या है। वो हमें कहती है कि आईएमई की वजह से जो डिनाइल है, जो क्लेम है वो डिनाई हो गया है। अब हम उससे पूछते हैं कि कैन यू प्लीज वेरीफाई व्हाट डेट
परफॉर्म द आईएमई, मतलब किस डेट को आईएमई परफॉर्म हुआ, एंड व्हाट डेट रेंज, के कब से कब तक जो कवरेज थी वो एक्टिव थी, और किस डेट ऑफ सर्विस के बाद जो कवरेज है वो नॉन एक्टिव हो गई। अब वो हमें ये बताएगी कि 1 मई को आईएमई परफॉर्म हुआ और कट ऑफ लगा 15 मई को। अब हम उसे कहेंगे ओके, कैन यू प्लीज चेक आवर क्लेम, द डेट ऑफ सर्विस इज 1 मई अंडर द 15 मई। कि अब हमारे जो क्लेम है ये तो 1 मई के बाद के हैं और 15 मई से पहले के हैं। हमने सेंड 15 मई के बाद किए हैं, लेकिन जो डेट ऑफ सर्विस है वो कट ऑफ लगने से पहले की है। तो अब बताएं कि ये क्लेम जो है ना ये पे कैसे होगा। हमने डिनायल मैनेजमेंट के अंदर 3 बातों का जिक्र किया था, जिसका अब जिक्र करना भी जरूरी है। पहला हम जानेंगे रीजन डिनायल मैनेजमेंट में, सेकंड हम जानेंगे इफेक्ट क्यों हुआ, ये हमारा जो क्लेम है ये इफेक्ट क्यों हुआ, थर्ड हम जानेंगे उसकी रिजॉल्व, कि ये रिजॉल्व कैसे होगा। अब हम उसे बताएंगे कि जो हमारा क्लेम है इसकी जो डेट ऑफ सर्विस एग्जिस्ट कर रही है ये 15 मई से पहले कर रही है। अब आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने जो कट ऑफ लगाया है वो 15 मई का लगाया है। उन्होंने कहा कि 15 मई के बाद वाला ट्रीटमेंट हम कवर्ड नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे क्लेम है जिसके ऊपर आपने आईएमई कट ऑफ लगा दिया है वो 15 मई से पहले के हैं। अब वो हमें क्या कहती है, जो भी रैप होता है या वो मेल होता है, ज्यादातर फीमेल होती हैं, इसलिए मैं बार बार फीमेल का जो है वो जिक्र कर रहा हूं, ज्यादातर फीमेल होती हैं। अब वो हमें इस जो सिचुएशंस पे वो कहती है कि ओके आप एक कवर लेटर बनाओ, उसके अंदर आप ये चीज मेंशन करो कि 1 मई को आईएमई कंडक्ट हुआ और कट ऑफ लगा 15 मई को, लेकिन हमारी जो डेट ऑफ सर्विसेज है ये अंडर है 15 मई के, तो लिहाजा ये आपने खुद इजाजत दी थी कि 15 मई तक ट्रीटमेंट जारी रह सकता है, इसके बाद हम कवरेज नहीं देंगे। तो अब हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे क्लेम को रीप्रोसेस करें और जो वो डेट ऑफ सर्विस जो 15 मई से पहले आ रही हैं काइंडली उनको पे करें हमारे प्रोवाइडर को। अब ऐसी डेट जो 15 मई के आते ही बाद है, अब एक डेट ऑफ सर्विस है 16 मई और एक डेट ऑफ सर्विस है 17 मई, अब इस पे क्या होगा। अब अगर तो केस नो फॉल्ट है, अगर तो केस एक्सीडेंट है, ऑटो क्लेम है, नो फॉल्ट एग्जिस्ट करता था पहले, बाद में आईएमई कट ऑफ लग गया, लेकिन पेशेंट जो है वो मुसलसल ट्रीटमेंट की तरफ आ रहा है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है और वो प्रॉपर तरीके से विजिट कर रहा है। अब आईएमई तो कंडक्ट हुआ था, वो हुआ 15 डेट को, अब पेशेंट 16 को भी आया है, 20 को भी आया है, 20 मतलब वो मुसलसल आ रहा है। अब जो क्लेम होंगे वो आईएमई कट ऑफ की वजह से डिनाइल हो रहे हैं। अब यहां पे होता क्या है, हम अपनी प्रॉपर एक मेडिकल बिलर की 110% जिम्मेदारी है कि उसने ये देखना है कि जिस डेट ऑफ सर्विस तक कट ऑफ लगा था, जैसे 15 मई तक, तो 15 मई से पहले का कोई क्लेम डिनाई नहीं होना चाहिए। ये डिनाइल मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी है, जो मेडिकल बिलर इस पे काम कर रहा है उसकी भी जिम्मेदारी है कि आईएमई कट ऑफ जहां पे लगा उससे पहले का कोई क्लेम डिनाइल नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद डिनाई होते हैं, इसके बाद की डेट ऑफ सर्विसेज है, जैसे 16 मई है, 20 मई है, 25 मई है, 25 मई है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर नोट अपडेट करेंगे क्लेम के बॉक्स में। हम वहां पे लिखेंगे कि ये जो क्लेम है ये आईएमई कट ऑफ की वजह से डिनाई हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने 15 मई का कट ऑफ लगाया था, ये डेट ऑफ सर्विस जो है ये आफ्टर है 15 मई के बाद की है, इसलिए जो क्लेम है ये इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं कर रही। अब होगा क्या, या तो जो पेशेंट है वो आर्बिट्रेशन की तरफ चला जाएगा, जिसको कहते हैं आर्बिट्रेशन, ARB, या LIT की तरफ चला जाएगा, मतलब वो लीगल प्रोसेस की तरफ चला जाएगा, वो कोर्ट की तरफ चला जाएगा। यहां पे प्रोवाइडर भी आर्बिट्रेशन की तरफ जा सकता है और पेशेंट भी। कब, जब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नो फॉल्ट केस के ऊपर आईएमई कट ऑफ लगा दे, उसके बाद चांसेस होते हैं कि जो क्लेम, जो केस होता है, जो पूरा केस ओपन होता है एक्सीडेंट पे, वो आर्बिट्रेशन में या LIT में चला जाता है।
आर्बिट्रेशन या LIT का मतलब क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो हाई कोर्ट में चला जाता है, वो वहां पे जाके कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरा कसूर नहीं था और अब मुझे ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, इंश्योरेंस कंपनी ने मेरा ट्रीटमेंट बंद कर दिया है। अब वहां पे होता क्या है, वहां पे फिर इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व होती है, उसके जो लॉयर होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, पेशेंट के लॉयर इन्वॉल्व होते हैं, डॉक्टर के लॉयर इन्वॉल्व होते हैं, वो फिर एक केस चलाते हैं आर्बिट्रेशन का। उसमें फिर जो लॉयर होते हैं वो ये साबित करते हैं कि पेशेंट को मजीद ट्रीटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर तो चाहिए तो आर्बिट्रेशन के अंदर रहते हुए इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइडर को पेमेंट जारी कर देती है। अगर ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, ये प्रूफ हो गया, तो फिर जितना ट्रीटमेंट लिया होता है पेशेंट ने, या तो वो खुद पे कर देता है अपनी पर्सनल जो इंश्योरेंस है, या फिर उससे पे करवा देता है। मतलब या तो वो सेल्फ पे हो जाता है, वो खुद पे कर देगा प्रोवाइडर को, या फिर उसकी अपनी जो इंश्योरेंस है वो पे कर देगी। अब दोनों सूरतों में प्रोवाइडर को पेमेंट मिलेगी, तीनों सूरतों में। बेशक नो फॉल्ट वाली इंश्योरेंस पे करे, बेशक पेशेंट खुद पे करे, या उसकी जाती इंश्योरेंस पे करे, प्रोवाइडर को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट चाहिए, वो ले रहा है, प्रोवाइडर जो है वो ट्रीटमेंट स्टॉप नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये हमने एक डिनाइल पे बात की है। अब इसी तरह हजारों करोड़ों लाखों जो डिनाइल रीजन है, मुख्तलिफ डिनाइल रीजन होते हैं, उसमें हमें मिलता क्या है, डिनाइल EOB या ERA के ऊपर रीजन कोड होते हैं। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कोड का मतलब क्या है, जो हमें EOB पे प्रॉपर डिटेल्स वाइज लिखा हुआ मिलता है हर लिहाज से। अगर आपने EOB देखनी हो तो आप, जो हमारे स्टूडेंट हैं जो हमसे कोर्स करते हैं, उन्होंने तो देखी हुई है, तो आप EOB देख सकते हैं कि EOB किस तरह से होती है, वहां पे रीजन कोड किस तरह से लगे होते हैं, डिनाइल रीजन कोड, और उनकी एक्सप्लेनेशन कैसे होती है, प्रॉपर डिटेल लिखी होती है कि आपका जो क्लेम है ये डिनाई क्यों हुआ। अब अगर हमें अंडरस्टैंड हो गया जो हमारा क्लेम है ये वाकई डिनाइड बनता था, तब हम इंश्योरेंस कंपनी को करेंगे कॉल, 100% हम कॉल करेंगे। हमने इसको रिजॉल्व करवाना है ना, तो हम कॉल की तरफ जाएंगे। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें और चीजें भी सामने आएंगी कि असल अगली दफा जब हम क्लेम भेजें तो कौन सी ऐसी चीज का ख्याल रखें कि जो हमारा क्लेम है वो डिनाइल ना हो। अब इस पे हमने प्रॉपर एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम हमने तनकीद, डाटा ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी रखा था। अगर हमने जब ये क्लेम डिनाइल आया, हमने डाटा ऑर्गेनाइज कर लिया अपने पास, जब हमने कॉल की हमें पता चला कि ये डिनाइल रीजन क्यों इफेक्ट करती है, और हमने अपने पास डाटा लिख के रख लिया SOPs कि अगली दफा हम क्लेम बनाते हुए या भेजते हुए या सेंड करते हुए या स्पेसिफिक पॉलिसी प्लान पे इन बातों का ख्याल रखना है कि ताकि हमारे जो डिनाइल है ये रिपीट ना हो, तो तब ये हमें सारी चीजें कॉल पे ही पता चलेंगी। अब होता क्या है, काफी सारे जो मेडिकल बिलर हैं वो कॉल से कुतराते हैं, वो कहते हैं कि हम इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करें, कैसे करें, झिझकते हैं। हालांकि वो ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन असल में उनकी झिझक होती है कि हम इंग्लिश में बात कैसे करें। लेकिन ये मैं आपको बात बता दूं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग अपने प्रोवाइडर का काम कर रहे हैं, अगर आप कॉल नहीं करते तो आप मेडिकल बिलिंग इंडस्ट्री में कभी भी ग्रो नहीं हो सकते। आपकी ग्रोथ पे सवालिया निशान लग जाएगा, डॉट लग जाएगा, स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ प्रोडक्शन के काबिल रह जाएंगे, आप कम्युनिकेशन अपनी ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए डिनाइल मैनेजमेंट में कॉल करना 100% जरूरी होता है। आपको इंग्लिश आती है नहीं आती, ये ग्रो हो जाएगी, ये एक लैंग्वेज है, इस पे आपने ज्यादातर टेंशन नहीं लेनी। मेरी भी ग्रो हो रही है और मजीद भी हो जाएगी, और ये सारी की सारी जो मेरी इंग्लिश ग्रो हो रही है ये इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करने की वजह से है। अच्छा, अब हमने कॉल की, अब उनके सवालात क्या होते हैं। सबसे पहला सवाल क्या होता है कि व्हाट इज योर नेम, हम अपना नाम बताएंगे। उसके बाद होता है कि वेयर आर यू फ्रॉम, हम अपना बताएंगे कि हम कहां से बात कर रहे हैं। उसके बाद होता है कि मतलब किस डॉक्टर के अंडर आप बात कर रहे हो, डॉक्टर का नाम वो पूछते हैं कि प्रोवाइडर नेम। उसके बाद वो पूछते हैं या तो NPI पूछेंगे अगर आप हॉस्पिटल पे काम कर रहे हो, अगर आप इंडिविजुअल डॉक्टर पे काम कर रहे हो तो फिर आपसे पूछेंगे टैक्स ID। ये आप लिख लें, ये जब भी आप इंश्योरेंस को कॉल करेंगे
जिस मर्जी स्टेटस के लिए कॉल करेंगे पहले उनके यही क्वेश्चन होते हैं, मिलते जुलते होते हैं कि आप अपना नाम बताएं, कहां से हैं, डॉक्टर का नाम क्या है, एनपीआई या टैक्स आईडी पूछेंगे। उसके बाद वो पूछते हैं कॉल बैक नंबर। ये आप लिख लो अपने पास कि आपको पता होना चाहिए कि फॉलो अप के लिए, डिनाइल मैनेजमेंट के लिए, करंट स्टेटस मालूम करने के लिए, ऑन फाइल नॉट ऑन फाइल मालूम करने के लिए, जब भी आप इंश्योरेंस को कॉल करोगे, जब भी आप डिस्कस करोगे, आपसे ये सवाल मस्ट होंगे। ये चीजें आपके पास पहले से लिखी हुई होनी चाहिए या आपको याद होनी चाहिए, ताकि आपको कॉल के दौरान ज्यादा वेट ना करवाना पड़े, ताकि आपको बार बार सिस्टम में इधर उधर भागना ना पड़े। अच्छा, उसके बाद उनका सवाल होता है कि पेशेंट का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, वो हम बताते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ बताएं, वो हम बताते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर वर्कर कॉम या नो फॉल्ट या कोई ऐसी इंजरी है जो किसी एक स्पेसिफिक डेट को हुई है, तो वो कहते हैं कि डेट ऑफ एक्सीडेंट या डेट ऑफ इंजरी या डेट ऑफ लॉस, मतलब इनमें से कोई भी वो नाम ले सकते हैं, ये हम बताएंगे। उसके बाद वो हमसे कहते हैं कि आप क्लेम नंबर बताएं, जो इंश्योरेंस कार्ड पे लिखा होता है, जो पॉलिसी नंबर कहलाता है, जो मेंबर आईडी कहलाती है, जो सब्सक्राइबर आईडी कहलाती है, जो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पेशेंट को पॉलिसी प्लान परचेज करते टाइम अलाउ किया जाता है, ये वो नंबर होता है। ठीक है, अब जब हम ये बताएंगे तो उसके बाद वो हमें कहेंगे कि आओ हाउ आई कैन हेल्प यू, अब आपको क्या हेल्प चाहिए। अब हम उन्हें कहते हैं कि आई नीड टू चेक द क्लेम स्टेटस, या आई वांट टू डिस्कस द डिनायल रीजन, या हम कोई भी जो भी हमारी नीड है। अब मैं कॉल कर रहा हूं तो मैं कहता हूं कि मुझे पेयर आईडी चाहिए, तो मैं कहता हूं आई नीड टू वेरीफाई योर कंपनी द पेयर आईडी। अब मुझे फैक्स नंबर चाहिए, तो मेरा सवाल होता है कि आई नीड टू फैक्स नंबर हु योर कंपनी द क्लेम रिसीव, मतलब आपकी कंपनी किस फैक्स नंबर पे क्लेम रिसीव करती है। तो ये बातें हमारी आउट ऑफ टॉपिक होती जा रही हैं, लेकिन बहरहाल डिनायल मैनेजमेंट के अंदर जब ये चीजें हम बता देते हैं तो उसके बाद वो हमें से क्या पूछते हैं, डेट ऑफ सर्विस, कि किस डेट ऑफ सर्विस के क्लेम के बारे में आपने बात करनी है। उसके बाद वो कहते हैं कि कितनी अमाउंट का क्लेम था। ये सारी चीजें कॉमन है, ये वो आपसे 110% पूछते हैं और एक मेडिकल बिलर को बतानी होती हैं। जो मेडिकल बिलर डिनायल मैनेजमेंट के अंदर काम कर रहे हैं वो मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि 110% इस तरह के सवालात इंश्योरेंस कंपनी पहले करेगी। वो निशानदेही करेगी कि कॉल करने वाला पर्सन राइट पर्सन है या नहीं है, क्योंकि हिपा फॉल करता है। किसी गैर ममनुआ शख्स को या किसी ममनू शख्स को या किसी ऐसे शख्स को जो मेडिकल बिलिंग इंडस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता, जो बिलर नहीं है, जो ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है, ऐसे शख्स को मालूमात नहीं दी जा सकती। इसलिए वो ये सारी चीजें पहले कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद क्या कंफर्म करेंगे, आपका नाम, कहां से है, डॉक्टर का नाम, एनपीआई या टैक्स आईडी, पेशेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एक्सीडेंट, इंजरी, लॉस, क्लेम नंबर, डेट ऑफ सर्विस और अमाउंट। ये मखसूस होगा, ये उस क्लेम की डेट ऑफ सर्विस होगी जिसके बारे में आपने डिस्कस करना है, और अमाउंट भी उसी की होगी। अब फर्ज करें आपने जिसका डिस्कस करना है वो है Feb 2, 2026, अमाउंट है $300। अब ये डिनाइल है। अब आप इससे ये पूछो, आप उसको बताओगे कि जो डेट ऑफ सर्विस है वो है Feb 2, 2026 एंड द बिल्ड अमाउंट इज $300। अब वो आप चेक करेगी, आप उससे पूछोगे कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द डिनाइल रीजन। अब सबसे पहले वो आपको लफज ब लफज वो पढ़ के सुना देगी, जो ईओबी पे लिखा होगा या ईआरए पे लिखा होगा। कोई भी रीजन हो सकती है। अगर आपको समझ आ गई है तो अब आप उसे कहोगे कि हाउ विल बी पेड दिस क्लेम, कि आप मुझे बताओ कि ये क्लेम मैंने पे करवाना है, तो ये कैसे क्लेम पे होगा, मैं कौन सी ऐसी चीज जिस वजह से ये डिनाइल हुआ मैं उसको जो है ना रिजॉल्व करूं, करेक्ट करूं, रीसबमिट करूं, कोई डॉक्यूमेंट लगाऊं, कोई कवर लेटर लगाऊं, कोई अपील लेटर लगाऊं। मतलब आप उससे अब वो आपको क्या करेगी, अगर तो डिनाइल रीजन आपको समझ नहीं आई, आप उससे कहते हो कि आई डोंट अंडरस्टैंड दिस डिनाइल रीजन, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मोर वन टाइम। अच्छा, वो आपको दोबारा बताएगी। अब आपको अगर समझ आ गई है तो अच्छी बात है, समझ आ जाती है, पहली दफा ही हमें पता चल जाता है। अब अगला सवाल, हमें ये समझ आ जानी चाहिए कि ये वाकई डिनाइल रीजन हमारे क्लेम पे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अब जैसे हमने पीछे आईएमई का जिक्र किया,
अब IME कट ऑफ लगा था 15 मई को, हमारा क्लेम था 7 मई का, सेंड हुआ 20 मई को। अब उसने हमें वो IME का जो रट्टा रटाया उसका क्लेम था डिनाइड, उसने हमें बता दिया। अब अगर एक मेडिकल बिलर होशियार नहीं है, टर्मिनोलॉजी को नहीं जानता, थ्योरी नहीं जानता, वो तो कॉल बंद कर देगा। अब अगर जो जानता है वो कहता है, वो फिर मजीद सवाल करता है, वो कहता है कि अगर आप डिनाइल रीजन बता रही हैं कि IME कट ऑफ लगा था 15 मई को, अब मेरा जो डेट ऑफ सर्विस है ये तो 7 मई है, तो ये क्यों उसके अंदर डिनाइल आ गया? आप काइंडली इसको रीप्रोसेस करवाएं और हमारे प्रोवाइडर को पेमेंट करें। लेकिन अगर कोई ऐसी डिनाइल रीजन है जो नो फॉल्ट या वर्कर काम क्लेम पे एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि कोई और डिनाइल रीजन है, जैसे पेशेंट की पॉलिसी एक्सपायर है, या जैसे जो प्री अथराइजेशन की जरूरत थी। अब प्री अथराइजेशन पे बात कर लेते हैं, ये थोड़ा ज्यादा डिनाइल्स आते हैं इसके भी। अच्छा, अब वो क्या करती है, वो कहती है कि आपको पार की जरूरत थी, इसको कहते हैं प्री अथराइजेशन। हम कहते हैं कि ओके, अब आप हमें ये बताओ कि ये जो प्री अथराइजेशन है ये हमें कॉल पे मिल जाएगी या इसके लिए हमें वेब पोर्टल पे कोई एप्लीकेशन सबमिट करनी है? प्री अथराइजेशन का अगर डिनाइल है, इफ डिनाइल प्री अथराइजेशन, कि प्री अथराइजेशन, अब पेशेंट आया था 2 फेब को, प्री अथराइजेशन लेनी थी 2 फेब से पहले, बिफोर, आपने नहीं ली, मिस कर दी। अब इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि ये प्री अथराइजेशन का डिनाइल है, आपको 2 फेब से पहले अथराइजेशन लेनी थी, जब पेशेंट ने स्केड्यूल बुक किया था तब आपने नहीं ली, अब क्लेम डिनाइल हो गया। अब हम उससे कहते हैं कि ओके ठीक है, अब हमने तो नहीं ली, हमारी मिस्टेक हो गई, अब आप हमें ये बताओ कि ये रिजॉल्व कैसे होगा? तो वो हमें बताती है कि आपको प्री अथराइजेशन अप्रूव करवानी पड़ेगी। अब हमारा सवाल होता है कि कैन यू प्लीज वेरीफाई प्री अथराइजेशन, मतलब ये कॉल पे हम ले सकते हैं या इसके लिए हमें किसी वेब पोर्टल पे जाना पड़ेगा, या इसके लिए हमें कोई एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, या क्या मेथड अपनाना पड़ेगा जिससे हमें प्री अथराइजेशन जो है वो मिल जाए और हमारा जो क्लेम है ये प्रोसेस होके हमारे प्रोवाइडर को पे हो जाए? अब वो हमें तरीका बताएगी कि अगर कॉल पे होती है तो वो हमें बताएगी कि आप कॉल पे ले सकते हो, हम उससे कहेंगे ठीक है, आप हमें बताओ क्या क्या चीज की रिक्वायर्ड है, हम आपको अभी कॉल पे बताते हैं या प्रोवाइड करते हैं, आप हमें प्री अथराइजेशन जो है ये अप्रूव कर दें। अगर वो कहती है कि आप वेब पोर्टल के थ्रू एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, जैसे WC होता है क्लेम, तो फिर हम WC भी बोर्ड से अप्रूवल लेते हैं। इस तरह अगर नो फॉल्ट क्लेम है तो हम जो नो फॉल्ट केस के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है इंश्योरेंस कंपनी, वहां से प्री अथराइजेशन लेते हैं। अगर किसी की जाती इंश्योरेंस है और उसका जो बॉडी पार्ट है वो नॉन कवर्ड था, उसके अंदर ऑप्शनल थी प्री अथराइजेशन, तो फिर हम इंश्योरेंस कंपनी से बात करके प्री अथराइजेशन जो है वो अप्रूव करवाते हैं। वो कॉल पे भी हो सकती है, वेब पोर्टल से भी हो सकती है। ये बताएगी हमें इंश्योरेंस, कब बताएगी? जब हम उसको कॉल करेंगे। अब हमारे सामने एक चीज आ गई यहां पे कि हमने कॉल की, हमें ये पता चल जाएगा कि प्री अथराइजेशन ये इंश्योरेंस कॉल पे देती है या वेब पोर्टल पे। अब अगर हम कॉल ना करते तो ये बात हमारे सामने नहीं आनी थी। हो सकता है हम वेब पोर्टल से एप्लीकेशन सबमिट कर देते और उसके लिए कॉल जरूरी थी, दोबारा डिनाइल आ गया। तो इसलिए जो मेडिकल बिलिंग कंपनीज होती हैं वो ज्यादातर कोशिश करती हैं कि जो हमारा मेडिकल बिलर है वो इंश्योरेंस कंपनी को हर डिनाइल के लिए कम अज कम एक दफा कॉल जरूर करे, ताकि उसका कंसेप्ट क्लियर हो और उसकी जो डिनाइल रीजन की रिजोल्वेशन रेशियो है ये बढ़ जाए। अब हमने प्री अथराइजेशन के डिनाइल पे अथराइजेशन लेके कवर लेटर लगाया, उसके अंदर हमने प्रॉपर चीज ये लिखी कि मेरी, अब फर्ज करो हमारी जिससे बात हुई उसका नाम है जेल, ये मेरी रात कोई बात हुई है, वो रैप का नाम था जेल। अब हम लिखेंगे कवर लेटर के अंदर कि मैंने कॉल की इंश्योरेंस कंपनी को, मेरी जेल से बात हुई, कॉल रेफरेंस नंबर ऐड किया, ये कॉल रेफरेंस नंबर है, उसने मुझे बताया कि इस क्लेम के लिए प्री अथराइजेशन की जरूरत है और ये आपको कॉल पे या वेब पोर्टल जो भी वो बताएगी वो उसका जिक्र करेंगे, और हमने परफॉर्म कर दी है। अब हम क्लेम को रीसबमिट कर रहे हैं, तो हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लेम को रीप्रोसेस करें और जल्द अज जल्द हमारे जो प्रोवाइडर हैं उनको पेमेंट जारी करें। अब ये सारा प्रोसेस जो होता है ये डिनाइल मैनेजमेंट का होता है। डिनाइल मैनेजमेंट ही चेक करती है कि क्लेम क्यों, किस रीजन की वजह से डिनाई हो गया और क्या उसके ऊपर प्लान, एक्शन प्लान अप्लाई करके उसको रिजॉल्व करवाया जा सकता है। अब इसी तरह एक और चीज भी सामने आती है, रिजेक्शन। रिजेक्शन भी ज्यादातर डिनाइल मैनेजमेंट ही देखती है। वो क्लेम जो हम किसी क्लियरिंग हाउस के थ्रू भेजते हैं, अब हमारे पास पेयर आईडी मिस है,
या हमने रॉन्ग पेयर आईडी ऐड करवाई है, तो हमारा जो क्लेम है वो बार बार नॉट ऑन फाइल हो रहा है। अब जहां पे डिनायल मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले तो कॉल करेगी इंश्योरेंस को। इंश्योरेंस वो सारी चीजें दोबारा पूछेगी, नाम कहां से है, डॉक्टर का नाम, एनपीआई या टैक्स आईडी, और उसके बाद वो पेशेंट का कि कौन सा पेशेंट आपका एग्जिस्ट करता है, हमारा पॉलिसी होल्डर, वो बताना है। उसके बाद अब जो मेडिकल बिलर होगा, अब वो यहाँ पे क्या चीज पूछेगा कि आई नीड टू चेक द पेयर आईडी, आई नीड टू वेरीफाई द पेयर आईडी, आई वांट टू चेक द पेयर आईडी। अब मैं क्या कहूंगा, अगर मैं मेडिकल बिलर हूं और मैं इस चीज पे कॉल कर रहा हूं, तो मैं उनको कहता हूं कि आई वांट टू चेक योर पेयर आईडी, आई हैव सबमिट द क्लेम विया क्लियरिंग हाउस। कौन सा क्लियरिंग हाउस है उसका नाम लेना है। अगर क्लियरिंग हाउस सीआईसी है तो उसको बताना है कि आई हैव सबमिट क्लेम विया क्लियरिंग हाउस सीआईसी, कैन यू प्लीज वेरीफाई व्हाट पेयर आईडी एग्जिस्ट द सीआईसी। मतलब आपकी इंश्योरेंस कंपनी की कौन सी पेयर आईडी है जो सीआईसी पे एग्जिस्ट करती है। अगर क्लियरिंग हाउस जुपारी है तो फिर मैं उसे कहूंगा कि आप मुझे वो पेयर आईडी बताओ जो जुपारी में एग्जिस्ट करती हो। इसी तरह अगर क्लियरिंग हाउस अवेलिटी है तो फिर हम उसे कहेंगे कि आप हमें वो पेयर आईडी दो जो अवेलिटी में एग्जिस्ट करती हो। अब वो क्या करेगी, वो हमें अपनी पेयर आईडी बताएगी। अब जैसे कि कोई भी XYZ कंपनी है, वो हमें पेयर आईडी बताती है 1 2 3 4 5 कि ये हमारी पेयर आईडी है। अब हम देखते हैं कि ये पेयर आईडी इंश्योरेंस की है, लेकिन ये जुपारी के अंदर या अवेलिटी के अंदर या सीआईसी के अंदर पहले से ये नंबर किसी और इंश्योरेंस के बॉक्स के अंदर नजर आ रहा है। फिर हम क्लियरिंग हाउस को कॉल करेंगे। क्लियरिंग हाउस को कॉल करना या इससे कम्युनिकेशन करना या कंजर्वेशन करना, ये भी मेडिकल बिलर की ही जिम्मेदारी है कि वो वेरीफाई करे कि अब हमारे पास XYZ जो इंश्योरेंस है उसकी पेयर आईडी है 1 2 3 4 5 और ये अकेली पेयर आईडी है उसकी। वो कहती है कि इसके अलावा हमारी कोई पेयर आईडी नहीं है। फिर हम अलग अलग जहां से हमने क्लेम भेजना है, सीआईसी, अवेलिटी या जुपारी या और भी काफी सारे क्लियरिंग हाउस हैं, हम उससे कम्युनिकेशन करेंगे कि भाई आप बताओ इंश्योरेंस की ये पेयर आईडी है, आपके जुपारी या आपके सॉफ्टवेयर में ये पेयर आईडी किसी और इंश्योरेंस के साथ लगी हुई है। अब इस इंश्योरेंस को हमने क्लेम भेजना है तो ये कैसे जाएगा। अब यहां पे हमें हो सकता है ये कोई अपना मखसूस नंबर दे कि आप इस नंबर को हमारे सॉफ्टवेयर में ऐड करें और ये नंबर जो है ये इस पेयर आईडी के साथ लिंक है। इसको कहते हैं नेटवर्क लिंकिंग। अब ये चीज इस तरह से रिजॉल्व होगी कि हमें इंश्योरेंस से भी कॉल करनी पड़ेगी और क्लियरिंग हाउस से भी, दोनों से वेरीफाई करना पड़ेगा कि हमने XYZ को क्लेम सबमिट करना है तो इसके लिए करंट पेयर आईडी कौन सी यूज हो रही है। ये पेयर आईडी भी चेंज होती रहती है कि पहले कोई और एग्जिस्ट कर रही थी, बाद में अपडेट हो गई, इंश्योरेंस कंपनी ने चेंज कर ली, या बाद में कोई यूएसए का रूल चेंज हुआ कि अब वो इलेक्ट्रॉनिकली ले रहे हैं। पहले इंश्योरेंस कंपनी की कोई पेयर आईडी नहीं थी, अब उन्होंने नई पेयर आईडी ली है। तो कोई भी चीज जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। असल मकसद क्या है हमारा इस लेक्चर का डिस्कस करने का कि जो डिनायल मैनेजमेंट है ये क्या चीज चेक करती है, 3 चीजें। सबसे पहले रीजन, फिर वो ये देखती है कि ये रीजन हमारे क्लेम पे इफेक्ट क्यों हुई है, उसके बाद ये रिजॉल्व कैसे होगा। असल ये 3 जो सवालात होते हैं ये डिनायल मैनेजमेंट में बैठने वाला बंदा इंश्योरेंस कंपनी से करता है। हमने अपने बारिहा लेक्चर के अंदर जिक्र किया कि आपको 50% मालूमात प्रोवाइडर साइट से लेनी है और 50% जो आपको इंफॉर्मेशन है वो आपको इंश्योरेंस साइट से लेनी है। आप खुद से कोई डिसीजन नहीं लेते, आप इस मालूमात को यूज करते हुए ट्रैक पे चले जाते हैं लेकिन डिसीजन नहीं लेते। आपको कोई चीज इंश्योरेंस से रिक्वायर्ड है, कोई चीज प्रोवाइडर से। क्लेम भेजने से पहले जितनी चीजें रिक्वायर्ड हैं वो प्रोवाइडर से है। क्लेम भेजने के बाद जितनी चीजें हमें जरूरत पड़ती है वो हम इंश्योरेंस कंपनी से पूछते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था डिनायल मैनेजमेंट। इसको मैंने कोशिश की है कि 3 एग्जाम्पल के अंदर एक पेयर आईडी, एक प्रीथराइजेशन और एक IME कट ऑफ डिनायल के साथ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई कमी हो, कोई चीज रह गई हो, आपको समझ नहीं आई, तो आपने लाजमी सवाल करना है। सवाल करना ही आपकी असल लर्निंग है। अगर आप सवाल नहीं करते तो आप नहीं सीखते। बेशक मैं ही हूं, अगर मैं अपने टीचर से सवाल नहीं करता तो इसका मतलब है मैं नहीं सीखता। ठीक है।